अच्छा अब सामने देखो, रजिस्टर्स खोल लो, ये जर्नल जो होंगी ये साथ साथ लिख लेना, और वैसे तो ये फ्लो चार्ट वाली बुक में है, ठीक है, और फोन रख दो समझ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं पर आप ध्यान नहीं देते इसीलिए आपको नहीं आता। आज भी ध्यान नहीं दोगे कोई फायदा नहीं है, मतलब टाइम पास के लिए अटेंड कर लो। जब इसका क्वेश्चन आएगा ना जर्नल लिखने का, आपको ये पता है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं? वो हो चुका है, ठीक है, उसकी जर्नल नहीं बोलेगा वो। रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स ट्रांसफर होने होते हैं वो हो चुके हैं, और जितनी भी लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी होती हैं वो भी हो चुका है। ये उसके आगे क्या होता है उसकी जर्नल पे बात करेगा। अब जब एसेट्स इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है एसेट्स का? हाँ, तो यहाँ 3 केस हैं। क्या हो सकता है कि या तो एसेट्स बिक जाएंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वो एसेट्स जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए पहले से वो कौन से होते हैं, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब वो बिकेंगे तो सिंपल सी एंट्री है, वैसे क्या होती है बैंक टू एसेट, पर क्योंकि अब वो रियलाइजेशन में जा चुके हैं तो बैंक टू रियलाइजेशन। और अमाउंट क्या आएगा? जितने में बिके। क्या क्या अमाउंट हो सकते हैं? एक हो सकता है वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे था, एक हो सकता है कि एक रैंडम कुछ वैल्यू लिख दे मार्केट वैल्यू या कुछ कंफ्यूज करने के लिए, और एक हो सकता है कितने में वो बिका। आपका मतलब किससे है? कितने में वो बिका, बस ये याद रखना। फिर और ये बात दोनों एसेट्स के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, रिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं? आपके पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो एसेट्स लिखे हैं वो सारे क्या हैं? रिकॉर्डेड। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं? जो पहले हमने राइट ऑफ कर दिए थे बट उसकी कुछ वैल्यू अभी बची हो तो जो बैलेंस शीट में नहीं है, सिंपल। वो बैलेंस शीट में क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हमने लिखे नहीं है, पहले हमने राइट ऑफ कर दिया, लेकिन उसकी वैल्यू है। ये रीजन वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। या तो वो एसेट आपने पहले लिखे नहीं, जब खरीदे आप लिखना भूल गए, या आपने पहले उनको जीरो कर दिया था। जीरो कैसे कर दिया? राइट ऑफ डिप्रिशिएट करते हैं ना, फुल्ली डिप्रिशिएट कर दिया। पर आज भी वो पड़ा तो हुआ था। जैसे मान लो इस एसी की लाइफ 10 साल हो, मैं 10 साल में इसको जीरो कर दूंगा, मेरी बैलेंस शीट में जीरो हो गया, पर अभी भी ये एज स्क्रैप तो बिक जाएगा ना, तो मेरी बैलेंस शीट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर 500 रुपए में तो अभी बिक गया। अब आपका एसेट रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है? अगर ये वो एसेट है जिसने रियलाइजेशन में जाना है, मतलब रिकॉर्डेड है तो फिर तो रियलाइजेशन में जाएगा ही, और अनरिकॉर्डेड है, पर अनरिकॉर्डेड वो एसेट है जिसने रियलाइजेशन में जाना है, तो एंट्री सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिकॉर्डेड था या अनरिकॉर्डेड था, बैंक टू रियलाइजेशन ही होगी जब वो बिकेगा। सेम वो सारे एसेट्स जो रियलाइजेशन में या तो जा चुके हैं या अनरिकॉर्डेड है इसलिए नहीं गए, पर रियलाइजेशन में ही जाते। अगर पार्टनर ले जाए तो बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल एंट्री है। और किस वैल्यू पे? जितने पे पार्टनर लेके गया। जैसे ऊपर है जितने में बिका, वैसे यहाँ पे है जितने में पार्टनर लेके गया, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। और अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं लिखी तो बुक वैल्यू पे ही बिका है। और अगर हम एसेट और लायबिलिटी को आपस में सेटल कर दें, इस बात का क्या मतलब है? बार बार इतना गंदा क्यों जाता है? जैसे एक लायबिलिटी है और एक एसेट है। अब एक चीज बस याद रखना, ये लायबिलिटी भी वो वाली है जो रियलाइजेशन में जाती है, और ये एसेट भी वो वाला है जो रियलाइजेशन में जाता है, और ये आपस में सेटल हो जाएं। जैसे क्या क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में जाते हैं? तो यहाँ क्रेडिटर्स हैं, और क्या फर्नीचर जाता है? तो अगर ये आपस में सेटल हो जाएं, मतलब आप अपने क्रेडिटर्स को फर्नीचर दे दो, नो एंट्री। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है, क्वेश्चन ना आपको अमाउंट में कंफ्यूज करेगा। अमाउंट में कैसे कंफ्यूज करेगा? वो बोलेगा कि जो क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, हमने उन्हें 20,000 का फर्नीचर दे दिया इन फुल सेटलमेंट। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि फुल सेटलमेंट हो गई ना, क्रेडिटर्स खत्म, चाहे कितने का भी एसेट दिया हो, कम का या ज्यादा का, मतलब ज्यादा अमाउंट भी ले लो, नो एंट्री। आप अमाउंट देख के कंफ्यूज नहीं होगे। बस अमाउंट का रोल कब आएगा? अमाउंट का रोल तब आएगा
जब वो बोलेगा कि हमारे क्रेडिटर्स थे 30,000 और हमने उन्हें 20,000 का फर्नीचर दे दिया और बैलेंस कैश में दे दिया, अब जितने का फर्नीचर से सेटल हुआ उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कितने का फर्नीचर सेटल हुआ और कितना बचा जो कैश दिया, अब उसकी एंट्री होगी। उसकी क्या होगी, यहाँ क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन टू बैंक 10, ठीक है। अगर ये सेटल हो जाए कितने भी अमाउंट में हो, वो कम हो ज्यादा हो, नो एंट्री, पर अगर कैश देना पड़ जाए कुछ अमाउंट के बदले, उसकी एंट्री होगी सिर्फ, ठीक है। और मैंने कैश की तो करनी है, कैश आ रहा है जा रहा है, उसकी एंट्री तो करनी ही है। और मैंने ये क्यों बोला कि ये दोनों, ये भी रियलाइजेशन वाला एसेट और रियलाइजेशन वाला लायबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि क्या पार्टनर्स लोन जाता है रियलाइजेशन में? नहीं जाता। तो अगर मैं पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर से लिया हुआ लोन है, उसके बदले फर्नीचर सेटल करूं, तो यहां भी नो एंट्री होगा? यहां एंट्री होगी। क्या होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों होगी यहां? क्योंकि ये एसेट तो रियलाइजेशन में जाता है पर ये लायबिलिटी नहीं जाती, ये रियलाइजेशन में नहीं जाता, इसलिए यहां एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी वो बाद में देख लेंगे, पर आपको ये याद रखना है, जब एसेट, चाहे अब मान लो ये क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, तो क्या ये रियलाइजेशन में गया होगा? नहीं गया होगा, पर ये बात मैटर नहीं करती। बात ये है कि क्या क्रेडिटर्स वैसे रियलाइजेशन में रिकॉर्डेड होते तो जाते ना। ये मत देखना कि एक्चुअली, क्योंकि अनरिकॉर्डेड तो गया ही नहीं होगा, बस आप ये देखो कि अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी उस नेचर का है जो जाता है या नहीं जाता है। ये जाने वाला एसेट है रियलाइजेशन में, और लायबिलिटी तो इन्होंने आपस में जब सेटल होना है तो नो एंट्री होगी, बस कैश में जितनी सेटलमेंट होगी उसकी एंट्री हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? और इनको मतलब ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है याद रखने में, क्योंकि आप एसेट बेचते हो तो पैसा ही आता है, बैंक की डेबिट होता है तो बैंक टू रियलाइजेशन, और पार्टनर ले जाए तो बस बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल रिप्लेस कर दो, आपस में सेटल हो जाए तो नो एंट्री। अब लायबिलिटी, जैसे एसेट बिका तो बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी में एंट्री उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ले जाए तो फिर से बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल, इतना ही तो बदलना है सारे केसेस में। और थर्ड यहाँ लिखा नहीं, पर थर्ड यही तो है, अगर एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाए रियलाइजेशन वाले, नो एंट्री, बस इतना है। अगर आप ये कितनी 5 एंट्री हुई, ये 5 कर लोगे तो अगर वो क्वेश्चन आता है, आधा क्वेश्चन तो यही होगा, आधा तो इजीली यही होगा। बस आप लैंग्वेज से ना कंफ्यूज हो जाओ, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, पर आधे क्वेश्चन की एंट्रीज तो इसी से हो जाएंगी। ये बस समझ में आता है? स्मार्ट तो होगी वैसे भी, ये सबसे स्मार्ट तो ये बैठा हुआ। अच्छा अभी नेक्स्ट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आप दो चीजों में ना कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली। एक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और एक है पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, कमीशन लिख देते हैं, ऑन रियलाइजेशन। मेरे को इन दोनों के मतलब बताओगे, और अगर ये दोनों सेम है तो वो भी बोल सकते हो कि सेम है, अलग अलग है तो मतलब समझा दो। अच्छा, क्या सेम है? अरे क्या बोलना चाहते हो? तो फिर मतलब बताओ। उस नाम ही उसका रियलाइजेशन एक्सपेंस है। जब आप फर्म बंद करते हो उस टाइम पे काफी चीजें करनी पड़ सकती हैं, जैसे लॉयर हायर किया, डिसॉल्व हो रही है फर्म, पेपर वर्क वगैरह, एसेट्स बेच रहे हो, क्रेडिटर सेटल कर रहे हो, तो वो सब रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ठीक है। अब अगर 4 पार्टनर्स है तो उन 4 में से कोई एक ये काम करेगा, या तो चारों मिलके कर ले, पर अगर कोई एक करेगा तो वो बेवकूफ थोड़ी है कि वो अपना टाइम दे रहा है। वो ये बोलेगा कि अगर ये सारा काम मैं करूंगा तो इसके लिए मुझे अलग से पैसे तो दो, नहीं तो तुम कर लो या चारों मिलके करो। तो ऐसे, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ये होगा ही होगा, क्वेश्चन में है तो है, नहीं है तो नहीं है, पर इन दोनों को सेम मत समझना, ये अलग होते हैं। पार्टनर जिसने सारा काम किया वो अलग से पैसे ले सकता है, ठीक है। तो है ये दोनों अलग चीजें, बाकी क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि इन दोनों में से क्या एग्जिस्ट करता है। हो सकता है दोनों हो सकता है कोई एक हो, वो देख लेंगे। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे करे तो क्या एंट्री होगी? पैसे गए, रियलाइजेशन टू बैंक, सिंपल। पर यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड ऑल्सो पेड बाय द फर्म। पेड का मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब बताओ बॉर्न का।
कि वो खर्चा बियर कौन कर रहा है, मतलब वो खर्चा एक्चुअली उठा कौन रहा है। क्योंकि हो तो ये भी सकता है कि फर्म का खर्चा हो पर एक पार्टनर बोले ये मैं बियर कर लूंगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्यों में मत जाओ, बस ऐसे ही फर्म का खर्चा है पर पार्टनर अपनी पॉकेट से दे रहा है, तो क्या फिर वो फर्म का खर्चा बचा? दे तो किसी और ने दिया ना, फिर फर्म को क्या मतलब। तो यहाँ ये बोलना चाहता है कि खर्चा भी फर्म का है और पेमेंट भी फर्म को ही करनी है, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि खर्चा फर्म का है पर पेमेंट पार्टनर कर रहा है। हाँ वो मैं भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं था, बता रहा था, हो सकता है, हो सकता है। When realization expenses are paid by a partner on behalf of the firm, तो इसका मतलब ये है पार्टनर ने पैसा दे दिया पर खर्चा किसका है? अभी एक सिंपल लॉजिक अपने पॉइंट से सोचो, एक पेमेंट आपको करनी थी, आपने अपने दोस्त को बोला कि तू करा, ठीक है। अब क्या आप अपने दोस्त को पैसे दोगे? कॉमन सेंस यही है ना, जब तक ये एक्सप्रेसली ना लिखा हो कि खर्चा ही अब वो कर रहा है आपके लिए, तब तक ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए अगर इतनी सी लाइन लिखी हो कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो खर्चा पार्टनर का हो गया। इसका मतलब क्या है? अभी पार्टनर ने दिया है और फर्म को उसे देना होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पार्टनर एक तरीके से फर्म का क्रेडिटर बन गया? लायबिलिटी बढ़ गई ना। और पार्टनर को जो पैसे देने होते हैं वो किससे दिखते हैं? तो कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि अब हमने उसे ज्यादा पैसे देने हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट या क्रेडिट? तो समझ में आया पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ और रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ, ये बताओ। एक्सपेंस, एक तरफ एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये आपका एक्सपेंस है क्योंकि एक्सपेंस तो है ही ना फर्म का। अगर फर्म ने ही ये एक्सपेंस बियर मतलब दे दिया होता तो हम टू बैंक करते, क्योंकि पैसा भी हमारे पास से गया, पर पैसा अभी पार्टनर के पास से गया और अब हमने पार्टनर को देना है, इसीलिए टू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी कैपिटल भी बढ़ गई। ये बात समझ में आती है? इसमें गलती ये होती है, वहां लिखा होगा कि अगर ए पार्टनर है, ए पेड 6000 एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्टूडेंट को ये लगता है हमें क्या लेना देना, ए ने दे दिए पैसे, ए ने आपके लिए दिए हैं और अब आप मतलब फर्म आपने ए को देने हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय अ पार्टनर, इसका क्या मतलब है? पार्टनर ने कहा खर्चा ही उसका है तो हमें क्या लेना देना, ठीक है। जैसे आपको कोई पेमेंट करनी थी, आपके दोस्त ने बोला कि वो पेमेंट कर देगा, आपको देने की जरूरत नहीं, तो अब आपको कोई मतलब है इस बात से? नहीं, वो जाके कर देगा, बात खत्म, हमें कोई एंट्री नहीं करनी। हाँ, ऐसा दोस्त चाहिए। When realization expenses are borne by a partner but paid by the firm, अब इसका मतलब बताओ। अब ऐसे सोचो, आपका एक दोस्त है जिसका खर्चा है पर कर आपने दिया, तो क्या आप अपने दोस्त से पैसे लोगे? लेंगे। और पार्टनर से जब फर्म ने पैसे लेने हैं, पार्टनर से जो भी फर्म ने करना है वो उसके कैपिटल अकाउंट से दिखता है, उसकी कैपिटल बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। तो इसीलिए कैपिटल कम हुई, इसीलिए वो डेबिट हुई। दूसरा, अभी पैसे आपने दिए ना, फर्म ने दिए और आपके पास से पैसे भी गए, दो इफेक्ट सिंपल है, इसीलिए ये क्रेडिट हुआ। ये बात समझ में आई? कोई डाउट है? देखो, इतनी सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आएगा और ना कोई समझा रहा होगा हिंदी में। एक्चुअल टेस्ट ये होगा कि जब आप वो सेंटेंस पढ़ते हो, क्या तुम्हें समझ में आ जाता है उसमें क्या लिखा है खुद से, क्योंकि कोई समझाएगा नहीं। समझ आ जाएगा तो एंट्री लिख दोगे, पर मेन चीज यही है, समझ आएगा या नहीं आएगा। अभी क्वेश्चंस करें पहले थोड़े से, फिर रेम्यूनरेशन पे आ जाएंगे बीच में। नहीं चलो, अब कर ही रहे हैं तो रेम्यूनरेशन तक तो कर लेते हैं। रेम्यूनरेशन क्या है? पार्टनर सैलरी, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। तो किसी भी पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉजिक क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो रियलाइजेशन में, इस टाइम पे सारे इनकम और एक्सपेंसेस रियलाइजेशन में जाएंगे और देना है ना पार्टनर को, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई। ये चीज समझ में आए? फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट पार्टली पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। ऐसे करते हैं, 10,000 का एक्सपेंस था, सारा हमारा था क्योंकि बियर कौन कर रहा है? फर्म। आधा हमने दे दिया और आधा पार्टनर ने दे दिया। अब सिंपल सी बात है, आप एक्सपेंस कितना बुक करोगे? 10,000, क्योंकि एक्सपेंस तो 10 है। आपने कितना दिया टू कैश? 5।
और बाकी आपने 5 अब किसको देना है? पार्टनर को, क्योंकि वो दे आया। तो सिंपल है, रियलाइजेशन टू कैश टू बैंक, यहाँ 10,000 या 5 या 5। व्हेन एसेट इज गिवन टू अ पार्टनर एज कमीशन, नो एंट्री अदर देन कैश। तो उस वो बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन ही तो एंट्री हो जाएगी। जब हम पार्टनर को पैसे देते हैं तो हम करते हैं रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। जब आपने उसे एक एसेट दिया, ठीक है, तो अब क्या एंट्री करोगे आप? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन ही तो हो जाएगा। तो फिर एंट्री का सेंस क्या बनता है? लोन फ्रॉम पार्टनर। अब देखो, लोन पे आ जाते हैं। इसमें ना एक केस कम है, ये लोन लायबिलिटी वाला है। इसका मतलब क्या है? हमने पार्टनर से पैसे लिए हुए हैं, हम फर्म है, हमने उसे पैसे वापस करने हैं, तो पार्टनर्स लोन टू। पर ये ना एंट्री एक नहीं है, ज्यादा है। ये पता है कब है एंट्री? ये एंट्री है कि आपने 20,000 का लोन लिया है और आप 20,000 ही वापस कर रहे हो। पर है ऐसा हमेशा ये जरूरी थोड़ी है। क्या क्या केस हो सकते हैं? नहीं, पहले अमाउंट में ही बोलो। तो और बेटा हमने सेटल कब में कर दिया। तो एक केस ये भी हो सकता है। और अगर इसमें इंटरेस्ट हुआ तो अरे रुक जाओ मैडम, एक बार। ये तो 20,000 का लोन लिया है, पर हम पार्टनर को सिर्फ 19,500 दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बताओ लोन कितने से खत्म होगा? पूरे 20 से। कॉमन सेंस यूज करना। तो पार्टनर्स लोन कितने से डेबिट होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट 20। लोन तो 20 से खत्म होगा। अगर आप बोलो 19,500 दे रहे हैं तो 19,500 से कम होगा तो 500 का लोन तो बच जाएगा बुक्स में, और बच कुछ नहीं सकता, सारे अकाउंट जीरो होने हैं। टू कैश या टू बैंक, ये कितना करोगे? कितना पैसा गया? ये एंट्री मैच करती है? नहीं करती। आपको इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। इनकम का नेचर क्या होता है? इनकम बढ़े तो, और इस टाइम सारे इनकम या एक्सपेंस कहाँ जा रहे हैं? तो बस टू रियलाइजेशन 500। मैंने या वो स्टूडेंट्स जिनको जर्नल आती है उन्होंने रटा नहीं है। कॉमन सेंस यूज करो। हर जर्नल हमेशा रूल्स पे बनती है। अगर थोड़ी थोड़ी चीज सोच सकते हो तो आराम से कर लोगे। इसका उल्टा केस भी है, वो तो रेयर है, पर मैं वैसे बता देता हूँ। आपने 20,000 का लोन लिया और आप 21,000 वापस कर रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा इस जर्नल में? 1,000 से रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स लोन आ जाएगा 20। लोन तो 20 है तो वो 20 से ही डेबिट होगा। ये याद रखना। पार्टनर्स लोन किस अमाउंट से डेबिट होगा? हमेशा लोन के अमाउंट से, ठीक है, हमेशा, कोई भी केस हो। और टू कैश हमने दे दिए 21। अब ये क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम है, हमें लॉस हो गया ना यहाँ। तो 1,000 से अब रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। ये केस समझ आए? अब ये जो केसेस थे ये कैश में सेटल किया हमने लोन। इसमें क्या हो सकता है? और हमने एसेट देके सेटल किया, ठीक है। उसमें भी एक चीज याद रखना, अगर पार्टनर्स लोन, हाँ जी, हाँ बनता है, 20,000 है, ठीक है, और मैं उसे एसेट दे रहा हूं, और एसेट कैश के अलावा कोई भी एसेट हो तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होने वाला एसेट होगा, फर्नीचर वगैरह कुछ भी। मैं उसे एसेट दे रहा हूं 15,000 का, या मैं उसे एसेट दे रहा हूं 22,000 का। कम केस हो गया, ज्यादा हो गया? एंट्री क्या होती है? अमाउंट, लोन के अमाउंट से। अगर आप उसे एसेट दे रहे हो तो आप एंट्री करोगे। कैश के केस में तो देखो, आप जितना कैश दे रहे हो टू कैश में वही लिखोगे, बाकी बैलेंस उसे रियलाइजेशन से करोगे। पर जब आप उसे कोई और एसेट दे रहे हो अदर देन कैश, अभी तुम सब ऐसे बैठ के इसको घूर रहे हो ना, तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ही। तो आप करोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड, ये वाला 20,000 टू, ये वाला तो लिख लो तो बेटर है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 20। अब यहां ध्यान से समझो, हमने उसे जो एसेट दिया है उस एसेट की वैल्यू में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने ये एंट्री किससे करनी है? लोन के अमाउंट से, जब आप उसे कोई और एसेट देते हो।
और अब अगर आप रियलाइजेशन बना रहे हो, ये एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे जाएगी? जाएगी या नहीं? भाई उसकी अगर एंट्री के अंदर रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया तो लेजर में नहीं जाएगी। क्रेडिट साइड पे जाएगी बाय पार्टनर। हाँ, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो आप लिखोगे बाय पार्टनर्स लोन जो भी नाम है और अमाउंट 20,000। क्या क्यों नहीं जाएगी? रियलाइजेशन लिखा है जर्नल में, अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी। जल्दी लिख लो फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। और अगर आप इसको अपनी फ्लोचार्ट वाली बुक्स में ही लिखते तो ज्यादा कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया होता आपने। यहाँ लिखोगे। आप तो स्मार्ट हो, विषय नहीं है ना। फिर भी आप ही स्मार्ट हो, आपने उसकी बुक छीन ली। अब वापस दोगे वो बुक? फिर वो स्मार्ट है, लिखवा आपसे राय। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। सर रुक जाओ सर। अरे क्या है? वो बाद में लिख लेना। अभी कोशिश करो कि खुद से आंसर्स दे दो तो सही रहेगा। ए टुक ए ना ए, ये जो भी नाम आएंगे वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। A took 50% of the stock at a discount of 20%. Remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. Book value of stock 4 lakhs. Book value of stock का क्या मतलब है? बैलेंस शीट में स्टॉक है 4 लाख का। A कितना स्टॉक लेके गया? 2 लाख। ये इसको हाफ करते हैं, 50% लेके गया ना, 2 lakhs। और क्या वो 2 lakhs का स्टॉक 2 लाख पे ही लेके गया? 20% डिस्काउंट, इसमें से 20% लेस करो 160। और बाकी हाफ का क्या हुआ? तो 2 लाख की के स्टॉक को अगर 30% प्रॉफिट पे बेचोगे तो अब ये स्टॉक ए ले गया और ये बिक गया, इसकी जर्नल क्या है? अभी तो अकाउंट डेबिटेड। पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, इस कैपिटल इज कैपिटल। इतना सोच लो, ये एसेट है ना, एसेट बिकता है तो पैसे आते हैं जाते हैं। अब ये पार्टनर के पास जा रहा है, जहां पर बैंक आना था वहां पार्टनर्स कैपिटल आएगा, तो डेबिट जो बैंक होना था वो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। $160, ठीक है, ये 160 से होगा। और इसकी एंट्री क्या होगी? ये बिक गया, बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये तो सिंपल है। मैं अब वो कभी ऐसे नहीं लिखेगा कि मतलब सिंपल लाइन में कि ये एक चीज ऐसे में बिक गई, बहुत रेयर केस है, थोड़ा सा तो परसेंटेज यूज करो। नेक्स्ट है डेटर्स 264, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24, 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। क्या करोगे? देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का तो हमें कुछ करना नहीं है। वेरी गुड। तो हम डेटर में से तो माइनस करेंगे ना, लेकिन 2 लाख कुछ करना नहीं होता लेकिन माइनस करेंगे, या तो कुछ करना है यार। ये आपके डेटर है, ये आपके डेटर है, हाँ ये आपके डेटर है, ये प्रोविजन है। जब डेटर पैसे देंगे उस टाइम प्रोविजन का कोई काम नहीं है, ये ट्रांसफर होता है, पर हमें ट्रांसफर एंट्री तो नहीं लिखनी, हमें तो आप एंट्री लिखनी है। 264 में से 48,000 के बैड डेट हो गए तो कितना बचा? 18,000 बचा। 2,16,000 आ गए एक एसेट से। एंट्री क्या है? हाँ, बैंक टू रियलाइजेशन 2,16,000। ये कैसे पता चलेगा कि डेटर्स के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा चुके हैं नहीं हटाए? वो अलग से लिख रहा है ना, तो नहीं हटाया। नहीं हटाया तो हटाना पड़ेगा ना उसमें से। क्यों हटाना पड़ेगा? बैलेंस शीट डेटर के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम तो पर वाले
Building book value 5 lakh, sold for 8 lakhs through a debtor who charged 2% or through a broker who charged 2% commission. इस वैल्यू से आपको कोई मतलब है? बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं. बिल्डिंग कितने में बिकी? तो एंट्री क्या हुई? बैंक टू रियलाइजेशन. और जिसने बिकवाई उसने 2% कमीशन ले ली, तो 2% किसका निकालोगे? कितना हुआ? 16,000. अब आप यहाँ ये कर सकते हो, आप एक एंट्री कर सकते हो. आप माइनस कर लो कि 8 लाख की चीज वो बिकी और 16 चले गए, तो माइनस कर लो 784. तो आप कर दोगे बैंक टू रियलाइजेशन 784. या आप ये कर सकते हो कि आप 8 लाख की पहले एंट्री कर लो पैसे आने की, और फिर 16,000 की कर लो पैसे जाने की. दोनों ठीक है. बात समझ में आई? पैसे जाने की क्या एंट्री होगी यहाँ पे? रियलाइजेशन टू बैंक 16. तो पहले कर लो बैंक टू रियलाइजेशन 8 लाख, फिर कर लो रियलाइजेशन टू बैंक 16. और अब मेरे से अगर आप ये पूछो इसकी नरेशन क्या होती है, बहुत सिंपल है. अगर ए स्टॉक ले गया, बीइंग ए टुक ओवर स्टॉक, स्टॉक बिक गया, बीइंग स्टॉक सोल्ड, बस इतना. इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना. ऐसे अमाउंट्स में नहीं जाना कि आधा स्टॉक इतने में, सब कुछ नहीं. 2-3 शब्द में लिख दो क्या हुआ बस. मशीनरी वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट. नो एंट्री, क्योंकि मशीन भी वो एसेट है जो रियलाइजेशन में जाता है, क्रेडिटर भी वो लायबिलिटी है जो रियलाइजेशन में जाता है. ये कितने का था, ये कितने डिस्काउंट पे गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये सेटल हो गए ना, बस नो एंट्री. पर अगर नो एंट्री है तो आप फोर्थ, आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने आंसर शीट पे लिखा फोर्थ और ब्लैंक छोड़ दिया. ये शब्द लिखो, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने का क्या मतलब है? हाँ, उसको ये लगेगा आता नहीं था, हो सकता है फिर वो मार्क्स ना दे. नो एंट्री लिखना है. इन्वेस्टमेंट्स 40,000 रियलाइज्ड एट 150%. तो बस 50% निकालो उसका. 20,000 होता है. ये 150% का मतलब क्या है कि 50% ज्यादा पे बिक गए, तो 60,000 में बिक गए, तो एसेट बिक गया. एंट्री क्या है? बैंक टू 60. तो इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है. हाँ, ये इस जर्नल इजी है, इसके जर्नल में कुछ नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली इसका जर्नल का क्वेश्चन नहीं आएगा. नहीं आया, लेजर आया तो लेजर आ गया, पर मत करो. अगर इसके 4 मार्क्स में जर्नल आते हैं, वो 4 मार्क्स, एक तो टाइम कम, 4 जर्नल लिखने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट भी ज्यादा है, पर हाँ ठीक है 4 मिनट, तो यहाँ टाइम तो बचता है, तो भी कितना टाइम लग जाएगा. और साथ में फिर फर्नीचर ऑफ 70,000 was sold for 68 by auction and auctioneer's commission amounted to 2,000. Sir, 68,000 minus 2,000 is 66,000. 66,000 66,000. 66,000 बैंक टू रियलाइजेशन 66. किसी में डाउट हो तो पूछ लेना. अधिराज's लोन, ये पार्टनर है, ठीक है. अमाउंटेड टू 35,000 was paid. Adhiran's loan amount debited to bank account. ठीक है, पे किया ना तो पैसे गए. अधिराज's लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. अगर यहाँ पे लिखा होता कि वो एसेट ले गया फर्नीचर, तो टू रियलाइजेशन. ठीक है, और फिर कुछ भी अमाउंट दिया हो एसेट का, लोन का अमाउंट आएगा एंट्री में. आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000, करण, ये भी पार्टनर है, करण टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाइल रिमेनिंग वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% उनको. अभी ऊपर भी ऐसे ही किया था. जल्दी अमाउंट बता दो. 32,000. पार्टनर भी क्या, करण जब नाम लिखा है तो. बैंक टू रियलाइजेशन Realization account 40,000 पे 20% discount. 80,000 का स्टॉक है, 25,000 वाला पहले का. आधा स्टॉक 20% डिस्काउंट 32. ये पार्टनर ले गया, पार्टनर का नाम क्या है? तो करेंस कैपिटल टू रियलाइजेशन. बाकी हाफ का क्या हुआ? 52,000 में बिक गया, बैंक टू रियलाइजेशन 52. ठीक है, सिंपल है. अब ये a bill receivable of 3,000 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and hence the bill had to be met by the firm.
पूरी कहानी नहीं भी समझ आई, इतना सोचो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं कितने जा रहे हैं, 3,000 एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ आपको बिल डिस्काउंटिंग नहीं पता, आपको ये नहीं पता, इतनी कॉमन सेंस तो पता है कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बस उससे कर लो, ठीक है। ये वैसे कुछ को तो पता होगा कि ये क्या बोल रहा है, नहीं सर, नहीं पता, कोशिश करनी थी, मतलब मत पढ़ो। क्योंकि अगर पता है तो पढ़ते ही पता है, और अगर नहीं पता तो थोड़ा बहुत पता है। पता है थोड़ा बहुत। मैं बता देता हूँ जल्दी से, वैसे तो तुम क्या ही उससे लेना देना है। बिल रिसीवेबल पता है क्या होता है, हमें किसी ने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ था कि वो हमें 3 महीने बाद 3,000 रुपये दे देगा, या 3 महीने लिखे, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को आज ही पैसे चाहिए थे, तो मैंने क्या किया, मैं बैंक के पास गया, बैंक के पास जाकर के ये डॉक्यूमेंट मैंने उन्हें दिया और इसके बदले पैसे ले लिए। अब बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बैंक मुझे देगा कम 2800, 3 महीने के बाद जिसने पैसे देने हैं वो आदमी पैसे किसको देगा, बैंक को, और बैंक को कितने मिलेंगे, और बैंक ने मुझे कितने दिए थे, कितना प्रॉफिट हुआ बैंक को, तो बैंक को 200 का प्रॉफिट हो गया। और मैंने ऐसा क्यों किया कि 3,000 की चीज दे करके, मुझे पैसे चाहिए थे आज, तो मैंने कहा 200 कम भी मिले तो मिल जाएंगे। पर अगर 3 महीने बाद जिस आदमी ने पेमेंट करनी थी वो ना आए तो बैंक क्या करेगा, मुझसे लेगा। तो यहाँ यही हुआ है, मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया था, बिल ऑफ एक्सचेंज को आज बैंक के पास ले जाके उसके बदले पैसे लेने को बोलते हैं डिस्काउंट कराना, तो वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब जिस आदमी ने पेमेंट करनी थी वो 3 महीने बाद नहीं आया, तो बैंक तो सारे पैसे मेरे से ले लेगा। तो सिंपल, आप ये चीज याद रखना हमेशा, एग्जाम में ऐसे कई टर्म्स होंगे जो हो सकता है आप ज्यादा फेमिलियर नहीं हो, तो कॉमन सेंस यूज करो। कितनी एंट्रीज हैं इसमें, बस ये सोचो पैसे आए या गए और कर दो एंट्री जो भी है। तो यहाँ रियलाइजेशन टू बैंक 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 56, P&L का डेबिट बैलेंस है, हाँ P&L का डेबिट बैलेंस है, इसे खत्म करना है तो इसे क्या करना होगा, तो क्रेडिट तो P&L हो रहा है, डेबिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है किसी भी चैप्टर में, पार्टनर्स कैपिटल में। अब यहाँ पार्टनर है अधिराज और करण, तो करण कैपिटल, अधिराज कैपिटल टू P&L, और उसने कुछ रेशियो नहीं बताया तो हाफ मान लो, तो 28,000 हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000 व्हिच वर पेड बाय अधिराज, इसका क्या, अब इसका क्या मतलब है कि खर्चा ही अधिराज का हो गया या खर्चा फर्म का है पर अभी अधिराज कुछ नहीं, हाँ तो फिर रियलाइजेशन टू अधिराज कैपिटल, ठीक है, थोड़े देर और कर लेते हैं। ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 20, जल्दी बताओ। ये होगा बैंक टू रियलाइजेशन 20, बैंक टू रियलाइजेशन 20, वो रिटर्न ऑफ है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। Z, an old customer whose account for 10,000 was written off as bad debt in the previous year, paid 70%. बैंक टू रियलाइजेशन 7,000, आप 70% नहीं निकाल पा रहे हो 10,000 का, 700 होता है। कल कुछ टैलेंटेड बच्चे 61,000 में से 10,000 माइनस करना है लिख के कर रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे, 51,000। वेरी गुड, क्या बात है, मुश्किल था पर आंसर दे दिया आपने। There was an old computer which had been written off from the books. It was estimated to realize 5,000. It is taken by be a partner at the estimated price less 30%. ध्यान दो, हम 4 पॉइंट पे हैं। अभी हम इस पे हैं, नाम नहीं है क्या, है तो सही, तो पार्टनर क्यों कह रहे हो। एक एसेट है 5,000 का, ठीक है, उसने बोला वो 30% लेस पे ले गया, 1,500 कम 3,500, और लेके कौन गया, बी। अभी पता है हमने यहाँ क्यों पार्टनर्स कैपिटल लिखा था, यहाँ नाम थोड़ी पता थे, जब नाम पता है तो नाम बोलो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी थर्ड छूट गया था, थर्ड बताओ। ए एक एसेट ले गया,
हाँ, और ये नॉट रिकॉर्डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इग्नोर कर दो, ठीक है, वेरी गुड, इग्नोर। अच्छा, ये करना फिफ्थ। पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट Debit to realization. 15,000 ऊपर 7500 अकाउंट और नीचे 7500 बस। ये उल्टे अमाउंट क्यों बोल रहे हैं? ये कितने शेयर्स हैं? वो हर शेयर किस वैल्यू पे लेके गए? तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? और इसको उन्होंने कैसे हाफ हाफ मान लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा ना, तो हाफ मान लो। हाफ क्या हुआ? 7500 का एसेट ए ले गया और 7500 का ही बी ले गया, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7500, टू रियलाइजेशन 15,000। अब ये लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, इसका क्या करना है? रियलाइजेशन टू बैंक, ये तो सीधा सीधा है। रियलाइजेशन 5 वर पेड बाय तरन, फिर पार्टनर, भाई नाम दिया है तो नाम बोलो ना। रियलाइजेशन टू तरन्स कैपिटल 5,000, रियलाइजेशन ऑफ 5 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। ये अब आपको यहाँ ना ये डिसाइड करना है खर्चा है किसका, हमारा या मदन का? मदन का। और किया किसने? तो हम उससे पैसे लेंगे, पर अभी तो हमारी पॉकेट से चले गए ना, तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। आपको समझ आ रहा है ये दो इफेक्ट क्यों हैं? अगर आप अपने दोस्त के लिए आज पैसे दे दो, एक तो आपके पास से पैसे चले गए, दूसरा अब आप अपने दोस्त से लोगे ना तो उसे डेबिट करोगे ना। Pawan, a partner, was paid remuneration including expenses of 20,000 to carry on the dissolution of the firm. Actual expenses were 10. Realization expense to bank. है अमाउंट तो बोलो। 10, 20। देखो इसमें वो क्या बोल रहा है, एक बार हिंदी में बोलोगे? कि पवन को हमने पवन डिसोल्यूशन करे हमारी फर्म की, उसको उसके 20,000 दे रहे हैं, जिसमें से 10,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस है 10,000। हमें एक्चुअल से मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। उसने बोला हम पवन को 20,000 दे रहे हैं और इसी में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी होंगे, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। तो मैंने एंट्री में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करना, क्यों? मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को तो हाँ, मतलब मेरे को तो ये पता है कि मेरे लिए 20,000 का खर्चा हो रहा है जो मैंने किसको देना है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? रियलाइजेशन टू पवन्स कैपिटल, बस 20,000। अब उसमें से वो कितना रखता है और खर्चा कितना होता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लाइन हमारे लिए ना एक्चुअली इमटेरियल है। ये पता है कब मटेरियल होती? अगर क्वेश्चन बोलता कि हमने उसे सैलरी देनी है 15 और हमने उसे खर्चा भी देना है, जब मैंने उसे टोटल 20 ही देना है, आगे वो कितने का खर्चा करता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए बोला कि पढ़ना जरूरी है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, out of the said expenses 3,000 were to be borne by the firm and balanced by Ravi a partner. 8,000 are paid by the firm. ध्यान से पढ़ना। सर देखो ठीक है। सबसे नहीं बोले बोलो। रियलाइजेशन डेबिट 3,000, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 8,000। ओके, रवी's कैपिटल अकाउंट मैंने पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रवी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट भी बोल दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 3,000, रवी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू बैंक अकाउंट 11 हो गया। 5 होगा ना इस कैपिटल बैलेंस बाय। देखो भाई, रियलाइजेशन का खर्चा है 8। अच्छा आप शांत रहो। आप और आपका दोस्त काम कर रहे हैं, 8,000 का खर्चा आया। क्या डिसाइड हुआ कि आप कितने बियर करोगे, आपका दोस्त कितने बियर करेगा, पर अभी के लिए 8 आप दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या उससे 5 बाद में लोगे?
लोगे ना, पर आपका आपकी पॉकेट से खर्चा कितना है आपका? 8 नहीं, खर्चा कितना है? 3, और गया कितना आपकी पॉकेट से अभी? तो मतलब ये आपका खर्चा तो 3 है ना, तो आप रियलाइजेशन तो 3 से ही डेबिट करोगे ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 3। दोस्त से कितने पैसे लेने हैं? 5 तो उससे उसको डेबिट करेंगे। नाम क्या है उसका? रवि। 5। और अभी आपने कितनी पेमेंट कर दी है? टू बैंक 8। तो इसका ये मतलब है अभी हमने 8000 दिए, जिसमें से 3 तो हमारा ही खर्चा और 5 अब दोस्त से वापस लेंगे, क्योंकि वो हमारा खर्चा थोड़ी था, वो उसका था। इफेक्ट सोचने जरूरी है और ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। ये वो वाले हैं जो थोड़े से टफ लग सकते हैं, वो ऊपर वाले तो आई गेस इजी होंगे। अब उनमें तो क्या है, 2-3 तो एंट्री है। फिर क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर, नो एंट्री। 5000 का खर्चा है जो दे भी करण रहा है और खर्चा भी करण का है, तो हमें क्या लेना देना, हम फर्म क्यों एंट्री? नो एंट्री। फिर मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मनोज कैपिटल अकाउंट 10000, हमने उसे 10 देना है, ठीक है। आप बस ये देखो आपने पार्टनर को कितने पैसे देने हैं, वो आगे कितना खर्चा करता है हमें कोई मतलब नहीं है उससे। देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15, रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8 वर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड क्या, एक सेकंड, क्या ये दोनों खर्चे अलग अलग है या इसी में इंक्लूडेड है? उसमें अलग है। ये अलग है। हमने पार्टनर को 15 भी देने हैं और 8000 का खर्चा भी हमने किया, तो एंट्री। हाँ, आप अलग अलग कर सकते हो इजी रखने के लिए। पार्टनर को जो 15000 देने हैं, रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल 15, और जो आपने खुद ये पे कर दिया रियलाइजेशन टू बैंक 8, ठीक है। Realization expenses of 5000 were to be borne by Pavit, a partner. However, it was paid by Hitesh, another partner. It is to be recorded in the books. क्यों? एक partner क्योंकि दूसरा खर्चा, partner, हाँ पार्टनर से पार्टनर ना, हाँ हाँ, तो वो आपस में सेटल कर लेंगे। अच्छा, तो ये काम तो गुडविल में भी हो सकता है। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गुडविल के पैसे देने होते हैं, फर्म क्यों एंट्री कर रही होती है? आपस में घर जाके दे दो। कैपिटल में कर रहे हैं। हाँ, तो ये फर्म के थ्रू करवानी है एंट्री, जैसे गुडविल में करवाते हो। सोचो, आपको पता है क्या सोचना है? फर्म ने किस पार्टनर से पैसे ले करके किस पार्टनर को पैसे देने हैं, ये बता दो। उल्टा बोल गई। आराम से, रेस थोड़ी है। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी भी पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक सेकेंड, अभी पैसे किसने दिए? तो अब दोबारा हितेश से लोगे, 2 बार लोगे उससे। अभी हितेश ने दे दिए, हाँ। बाद में वापस उससे लेंगे। नहीं सॉरी, पवित्र से लेंगे। क्या बोलना है, पहले खुद सोच लो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इधर आओ। ये है पवित्र, ये है हितेश। खर्चा किसका था? पवित्र का। तो आप अपने आप को पवित्र इमेजिन कर लो, ठीक है। आपका एक खर्चा था जो किया किसने? हितेश ने। तो अब आप पवित्र हो, आप क्या करोगे? अब आप हितेश को दोगे ना, क्योंकि उसने आपकी पेमेंट कर दी। तो बेसिकली अगर यहाँ बीच में फर्म को हम इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि ये हमें करना है, आपस में सेटल कर रहे हैं, तो फर्म थोड़ी एंट्री करेगी। फर्म अब क्या करेगी? फर्म पवित्र से पैसे लेगी। कितने लेगी? 1, मतलब, और फिर क्या करेगी? हितेश को देगी। अब इतना मेरे को बता सकते हो, कैपिटल्स का रोल है इधर। किसकी कैपिटल बढ़ाओगे और किसकी कम करोगे? किसकी कैपिटल बढ़ाओगे और इसकी कम करोगे? इसकी कैपिटल बढ़ाएंगे। कैपिटल का क्या मतलब होता है? हमने किसको कितने पैसे देने हैं। अगर हितेश को आज, इससे पहले तक आपने 1 लाख देने थे, तो इस ट्रांजैक्शन के बाद कितने देने हैं? 1.5। तो बढ़ गई ना, इसलिए उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो बढ़ने पे क्या होता है? और पवित्र की कैपिटल कम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने पवित्र को 1 लाख वापस करने थे और अब पवित्र ने हमें 5 देने हैं, तो हम बोलेंगे भाई अब हम तुझे 95 ही देंगे, तो उसकी कैपिटल कम हो गई। तो वो क्या होगी? अब बन गई एंट्री, पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू हितेश। ऐसी ट्रांजैक्शंस को रटने का पता है क्या है?
या तो इसे पेपर से बस कुछ घंटे पहले रटो, क्योंकि ये एक दिन बाद भी भूल जाओगे अगर रटोगे तो। समझोगे कि ऐसे क्या हो रहा है। यही तो गुडविल में भी करते हो तुम। अगर आप मेरे को कह रहे हो ये इसको जा करके इस पैसे दे देगा, तो भाई नया पार्टनर जो पैसे ला रहा है वो सीधा जा करके ओल्ड पार्टनर्स के घर पे जाके दे देगा, पर वो एंट्री फर्म के थ्रू होनी होती है। वो पैसे ला करके, न्यू पार्टनर पैसे ला करके फर्म को देता है, फिर वो फर्म आगे देती है। तो यहाँ सेम ही तो लॉजिक है। ये एंट्रीज प्राइवेटली भी हो सकती हैं, पर फिर अकाउंटेंसी में क्या कर रहे हैं हम? अकाउंटेंसी में तो यही सीख रहे हैं कि अगर बिजनेस के थ्रू होंगी तो कैसे होगा। समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप में सही बोला था। तो मैंने कब बोला कि आपने गलत बोला? मैंने तो कहा बस खुद सोच लो, आंसर मत चेंज करो। मैंने वो करा। अरे टैलेंट की इज्जत नहीं है ना। कोई डाउट है?